साथियों नमस्कार। इस भाग में हम देखते हैं अध्याय 5 के प्रश्नों को। तो इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चयन करने वाला। तो इसमें आप देखते हैं कि अधिशोषण की क्षमता अधिशोषक और अधिशोषक की निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है। तो आपको पता है ये जो अधिशोषण होता है उसकी क्षमता भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकृतियों पर निर्भर करती है। यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि भौतिक अधिशोषण है कि रासायनिक अधिशोषण है, इसलिए क्योंकि दोनों चीज़ें प्रभावित करती हैं तो यहाँ पर दोनों उत्तर रहेगा। दूसरा प्रश्न है उत्क्रमणीय अधिशोषण कौन सा होता है, भौतिक अधिशोषण या रासायनिक अधिशोषण। तो इसमें आपको पता है भौतिक अधिशोषण आपको उत्क्रमणीय होता है। तीसरा प्रश्न है निम्न में से किसका प्रयोग द्रविस्नेही कोलाइड के रूप में नहीं किया जाता है। तो इसमें जो गोंद जिलेटिन या स्टार्च दी है वो सारे द्रविस्नेही होते हैं। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन है जो धातु सल्फाइड जो कि द्रविस्नेही नहीं है, इसलिए इसका जी दा उत्तर होगा। और अब हम बात करें रिक्त स्थान की पूर्ति की। तो पहला है अवक्षेप का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन पेपटीकरण कहलाता है। आपको पता है ताजे बने अवक्षेप को कोलाइड में बदला जाता है। ये विद्युत से भी होता है और यांत्रिक रूप से भी होता है। विद्युत अपघट्ट द्वारा कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण स्कंदन कहलाता है। विद्युत अपघट्ट द्वारा कोलाइडी विलयन का जो अवक्षेपण होता है उसको स्कंदन कहते हैं। यहाँ पे यदि विद्युत विघटन द्वारा कोलाइड का परिक्षेपण है तो उसको हम विद्युत परिक्षेपण कहेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, अवक्षेपण है तो स्कंदन होगा और यदि परिक्षेपण है तो ये विद्युत परिक्षेपण कहलाएगा। दोनों एक दूसरे की विपरीत अपक्रियाएं होती हैं। दूसरा है धुआं ऋणावेशित कोलाइड है। जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें धुआं पूछा गया कैसा आवेशित ऋणावेशित कोलाइड होता है। और आपको पता होगा जब शहरों के धुएं को रोकने की बात आती है तो धुएं को स्कंदन के लिए धनावेशित गोले को के में से गुजारा जाता है धुएं को। और तो उसमें जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो उसमें निलंबित जमा हो जाते हैं। हार्डी-शुल्ज का नियम स्कंदन यानी स्कंदन से संबंधित है और स्कंदन का ही संबंधित है, आवेश से संबंधित है। जिसमें जितना ज़्यादा आवेश होता है उसका स्कंदन की क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप स्कंदन भी लिख सकते हैं, अकेले स्कंदन और आवेश भी लिख सकते हैं। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए 3 अंकों के प्रश्न में पूछा गया है ये, तो हमें थोड़ा सा इसमें विस्तार से आपको दे देना है। आप जैसा कि जानते हैं कि रक्त एक कोलाइडी विलयन है। तो रक्त कोलाइडी विलयन है तो हार्डी-शुल्ज का जो नियम है वो क्या कहता है, इसको अगर हम विद्युत अपघट्ट मिला दें इसमें तो स्कंदन हो जाता है। स्कंदन हो जाएगा यानी रक्त का थक्का जम जाएगा। तो इसके लिए स्कंदन की क्षमता जिस आयन में जितना अधिक आवेश होगा उस आयन की उतनी अधिक क्षमता होगी स्कंदन की। तो हमारे आसपास जो पदार्थ होते हैं उनमें फिटकरी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें एल्युमिनियम आयन होते हैं और इसमें धन 3 आवेश होता है, इसलिए स्कंदन क्षमता अन्य आयनों की तुलना में अधिक होती है। क्योंकि फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 Al2SO4 होता है 24H2O। तो इसमें जो एल्युमिनियम के आयन होते हैं वो स्कंदन के लिए अधिक जिम्मेवार रहते हैं क्योंकि इन पर धन 3 आवेश होता है। तो हार्डी-शुल्ज के नियमानुसार एल्युमिनियम आयन की जो स्कंदन क्षमता है सर्वाधिक रहेगी। इसके कारण रक्त को शीघ्रता से स्कंदित कर देता है और उसका बहना रुक जाता है। ठीक है, इसकी जगह पे फेरिक क्लोराइड का भी उपयोग किया जाता है, उसमें भी धन 3 आवेश होता है। तो इस तरह से ये 3 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। दूसरा है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है आकाश का रंग नीला, आपको पता है आकाश में जो वायुमंडल है, वायुमंडल में धूल के कण निलंबित रहते हैं और ये जो धूल के कणों की साइज है वो आपकी कोलाइड साइज होती है। जो कोलाइड आकार के कण होते हैं ये कण सूर्य के प्रकाश के जो नीला वाला भाग होता है ना, जो विबज्योर है यदि आप प्रकाश के साथ रंग, तो उनमें बैगनी, इंडिगो और ब्लू, ये जो 3 रंग हैं स्टार्टिंग के रंग हैं, इनकी जो तरंगदैर्घ्य है कम होती है। अब जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी और जो धूल के कणों की साइज के होंगे लगभग उसी कोटि के होते हैं
तो उनका विकिरण सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह से जो नीले या जो बैगनी, इंडिगो और ब्लू, ये तीन जो रंग होते हैं, इन रंगों का विकिरण सबसे ज़्यादा होता है, अर्थात टिंडल प्रभाव के कारण ये प्रकाश का विकिरण होता है। और जिन रंगों का ज़्यादा विकिरण होगा वही रंग पहले हमें दिखाई देंगे, इसीलिए हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि उगता एवं डूबता हुआ सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की आकृति गोल होती है, और पृथ्वी की आकृति गोल होने के कारण हम इसको इस ग्राफिकली चित्र समझ सकते हैं। इसको यदि गोल है और देखिए सूरज की दूरी पृथ्वी से हर समय मान लो लगभग हम बराबर मान लें, तो यदि हम यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे है ऑब्जर्वर, तो दोपहर के समय देखते हैं कि हमारी दूरी लंबवत होती है सूर्य की, तो ये दूरी कम रहती है, जबकि सुबह आप देखें तो ये दूरी काफ़ी ज़्यादा रहती है तुलनात्मक रूप से। तो इसको तुलनात्मक रूप से सुबह इसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ती है, वायुमंडल की अधिक परतों को पार करना पड़ता है, जबकि दोपहर में इसको कम परतों को पार करना पड़ता है। जैसा कि आपने ऊपर के प्रश्न में पढ़ा कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वह वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों के कारण विकिरणित हो जाता है, और जो वायलेट, इंडिगो और ब्लू, तीन जो कम तरंगदैर्घ्य वाले कलर वाले प्रकाश होते हैं, उनका सबसे अधिक विकिरण हो जाता है। विकिरण होने के कारण वो कलर फैल जाता है, लेकिन जो लाल रंग है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका विकिरण नहीं हो पाता है। जब इसका विकिरण नहीं होता है तो ये हमें दिखता है, तो ये जो सूरज हमसे बहुत दूर होता है तब हमें केवल उसका लाल रंग ही दिखता है, क्योंकि इसका विकिरण न्यूनतम होता है। इसलिए हमें सुबह और शाम, यानी उगता हुआ और डूबता हुआ सूरज लाल रंग का दिखाई देता है, जबकि दोपहर में भी हमें लगभग सफेद रंग का दिखाई देता है, क्योंकि वो हमारे सबसे निकट रहता है। इसको हम एक बात से और समझ सकते हैं, खतरे का निशान लाल इसीलिए रखा जाता है क्योंकि उसका जो विकिरण होता है सबसे कम होता है लाल रंग का। उसका कारण क्या है, उसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक रहती है। जो 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में, विबज्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में से जो शुरुआत के रंग होते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, जो बाद वाले रंग होते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसका विकिरण सबसे कम रहता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होने के कारण यदि हम इस पर ताप बढ़ाते हैं तो लिसाते लिए के नियमानुसार साम्य शोर विस्थापित हुआ, अधिशोर ताप बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाता हो, यानी अधिशोषण की विपरीत प्रक्रिया हो, यानी उसका आपका विशोषण बढ़ेगा। तो ताप बढ़ेगा तो विशोषण बढ़ेगा, विशोषण बढ़ेगा यानी अधिशोषण की मात्रा कम हो जाएगी। साथ ही एक और बात है, अधिशोषण के लिए जो वान डेर वाल्स बल हैं वो उत्तरदायी होते हैं, वो चूँकि अत्यंत दुर्बल होते हैं, और जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो जो अधिशोष्य पदार्थ हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वो सतह से आसानी से अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड विलयनों के प्रकार लिखिए। यहाँ पे हमें भौतिक अवस्था से मतलब यह है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर हम इनको किन किन नामों से जानते हैं। तो चूंकि गैस और गैस मिलाते हैं तो ये सभी कण छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो कोलाइड आकार के नहीं होते हैं, वो वास्तविक विलयन के रूप में रहते हैं। इसलिए केवल गैस और गैस का कोलाइड विलयन नहीं बनता है, लेकिन गैस के ठोस और द्रव के साथ कोलाइड विलयन बन जाता है। तो गैस यदि परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम है द्रव, यानी द्रव में गैस का विलयन, तो ये कहलाता है झाग या फैन। एग्जाम्पल जैसे सावन का झाग। और
दूसरा है, यदि गैस को ठोस में प्रक्षिप्त हो, यानी प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो और प्रक्षिप्त अवस्था गैस हो, तो ये सॉलिड फैन यानी सॉलिड फॉर्म कहलाता है। ये जैसे रबर है या झावा पत्थर है। अब द्रव को देखें तो द्रव यदि गैस में प्रक्षेपित होती है तो इसको हम एरोसॉल कहते हैं, द्रव एरोसॉल, जैसे कोहरा है। यदि द्रव द्रव में प्रक्षिप्त होती है तो उसको हम पायस कहते हैं, जैसे दूध है। यदि द्रव ठोस में प्रक्षिप्त होता है तो ये जेल बन जाता है। जेल मतलब जैसे पनीर है, मक्खन है। यदि ठोस गैस में प्रक्षिप्त है, ठोस की बात करें तो ठोस गैस में प्रक्षिप्त है तो एरोसॉल बनेगा। जैसे धुआं, धूल है, धूल में जो धुआं या धूल होती है वो होता क्या है, हवा में। हवा जो क्या है, गैस है, और गैस में कौन सा है, ठोस के कण है। और यदि ठोस द्रव में प्रक्षिप्त होता है तो ये सॉल बनता है, जैसे गोल्ड सॉल या जिलेटिन का या गोंद का, कोलाइड विलेन। यदि ठोस ठोस में आता है, जैसे मिश्र धातु में है, तो इसको ठोस सॉल कहते हैं। जैसे रत्न है, रूबी, काला कलर होता है। इस तरह से ये जो 8 प्रकार हैं, ये 8 प्रकार की कोलाइड होते हैं अवस्था के आधार पे।